नमस्कार दोस्तों। आज यानी 11 जनवरी 2017 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो एनजीओ से रिलेटेड है। देखिए, हमारे देश में काफ़ी सारे एनजीओज हैं और ये एनजीओज गवर्नमेंट से भी फंड्स प्राप्त करते हैं डेवलपमेंट के लिए और ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए। लेकिन इनमें से बहुत ही कम एनजीओज, यहाँ पे एक फैक्ट भी है, यहाँ पे देखिए फिगर है, 32 लाख एनजीओज ऐसे एनजीओज हैं जो गवर्नमेंट से फंड्स प्राप्त करते हैं। उनमें से सिर्फ 3 लाख ऐसे एनजीओज हैं जो अपना हिसाब किताब देते हैं कि ये गवर्नमेंट से प्राप्त किए हुए फंड्स का कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इनसे हिसाब क्यों नहीं मांग रहे। ये देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 30 लाख एनजीओज का ऑडिट कीजिए और हिसाब इनसे मांगिए कि कहाँ कहाँ आपने पैसे यूज़ किए। अगर ये एनजीओज हिसाब नहीं बता पाते हैं ढंग से तो इनके खिलाफ में क्रिमिनल कार्रवाई स्टार्ट की जाए और जो भी कानून है उसके हिसाब से, और इनसे रिकवरी भी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो ये देखिए अपने आप में एक अनप्रेसिडेंट अद्भुत ऑर्डर है, क्योंकि अभूतपूर्व ऑर्डर है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो एनजीओज फंड्स का मिस यूटिलाइज करते थे उनके खिलाफ में सिर्फ एक ही जरिया था एक्शन लेने का, वो था इनको ब्लैक लिस्ट करना। तो अब क्या होगा, अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए एनजीओज के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की आवश्यकता है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005, इसमें एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन करेगा उन एनजीओज की जो इनसे फंड्स ले रहे हैं। तो इस प्रकार की न्यूज़ है। एनजीओ का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, थोड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव इसके हम डिस्कस कर लेते हैं। एनजीओ देखिए ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं और न्यूट्रल वे में काम करते हैं। लिखने के लिए है, वैसे आमतौर पे सभी एनजीओज न्यूट्रल नहीं होते। अवेयरनेस रेज करते हैं और जिन लोगों की आवाज़ नहीं होती उन लोगों की आवाज़ उठाते हैं, वॉइसलेस की आवाज़ उठाते हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जैसे कि फार्मर्स, ट्राइबल्स, पुअर्स, इनके लिए भी काम करते हैं। नेगेटिव क्या है, कई बार देखिए डेवलपमेंट के खिलाफ भी काम करते हैं और दूसरे देशों के जो दूसरे देश हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं एनजीओ के थ्रू हमारी कंट्री में। ऐसा आरोप लगा था पहले कि इन एनजीओ के वजह से ही बड़े बड़े डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं और इसलिए हमारा देश का विकास नहीं हो पाता। ये कुछ पॉइंट्स हैं एनजीओ से रिलेटेड। अगली ही न्यूज़ देखिए फ्रंट पेज पे ही है कि नोटबंदी के बाद में किस प्रकार से जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल की सेल बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 44% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, ये देखिए, और ये लार्जेस्ट गिरावट है 1997 के बाद में। तो कुछ खास याद करने की बात नहीं है, बस एक पॉइंट है। क्योंकि देखिए लग्जरी आइटम्स की सेल तो वैसे कम होगी ही ना, लोगों के पास में कैश नहीं था, लोगों का जो बिजनेस था वो कम हुआ। तो इन सब के कारण में एक तरह से जो बिजनेस था उसमें कटौती हुई। इंडोसल्फान की यहाँ पे इंडोसल्फान, इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। देखिए, ये एक तरह का देखिए जो केमिकल है एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है और पेस्टिसाइड भी यूज़ होता है। काफ़ी सुर्खियों में ये रहा। इससे देखिए काफ़ी एफिशिएंट ये फर्टिलाइज़र है, लेकिन इससे जो ह्यूमंस को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। इवेंचुअली 2011 में हमने इसको बैन कर दिया था। किसके तहत में, ये याद रखिए, जो नीचे है स्टॉकहोम की जो कन्वेंशन है किस पे थी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पीओपी पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टॉकहोम की कन्वेंशन किस पे है तो आप ये बताइएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। और उसी के अंतर्गत इंडोसल्फान को बैन किया गया है हमारे देश में 2011 में। वैसे तो काफ़ी एफिशिएंट फर्टिलाइज़र ये है। और अभी ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी तो देखिए मैंने आपको इसकी थोड़ा सा बारे में बता दिया, लेकिन अभी ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केरला गवर्नमेंट को कि जो लोग इंडोसल्फान से प्रभावित हुए हैं उनको आप पर्याप्त मात्रा में कंपनसेशन दीजिए, इस तरह की बात थी। लेकिन आप ये याद रखना, इंडोसल्फान क्या है, क्या बैन कर दिया गया इंडिया में, और स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी पे है। इस तरह की 3-4 चीज़ें आप याद रखना। स्किन पे इसका इफेक्ट होता है अगर कोई ज़्यादा ही पूछ ले तो। आगे क्या है, आगे देखिए हम ही से रिलेटेड एक न्यूज़ है। यूपीएससी के जो लोग हैं 2011 से लेकर 2015 के बीच में जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स थे वो कहते हैं कि देखिए हमें उस दौरान नुकसान हुआ और ये पैटर्न था काफ़ी अनफेवर्ड था, मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था हिंदी भाषी बेल्ट के लिए। तो वो लोग अब जिन्होंने अटैम्प्ट्स लिए थे अपने 2011 से 2015 के बीच में, वो यूपीएससी से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स दीजिए। खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बताने के लिए है। एक देखिए कंपैशन इंटरनेशनल एनजीओ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको वॉच लिस्ट में रख के रखा है। और यहाँ कंपैशन इंटरनेशनल के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो हमारे इंडिया में आए और यूएस गवर्नमेंट ने हमसे पहले पूछा था कि क्यों आपने कंपैशन इंटरनेशनल एनजीओ को वॉच लिस्ट में रख के रखा है। हमने इनको पर्याप्त मात्रा में सबूत दिए कि देखिए जो ये कंपैशन इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन या फिर एड, चाइल्ड स्पॉन्सरशिप ये सब करवाता है, एक तरह से क्रिश्चियन एनजीओस है। हमने कहा देखिए हमारे पास सबूत है कि जो ये एनजीओ था वो
जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था और ये हमारे कानून के खिलाफ है, इसीलिए हमने इसको वॉच लिस्ट में रखा है। तो कंपैशन इंटरनेशनल जो है इसका हेडक्वार्टर जो है कोलोराडो में है और 26 कंट्री में इसके ब्रांचेस हैं, कीनिया और ये सब। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्यों डिस्कस किया हमने? देखिए कई बार वो पूछ लेते हैं, जैसे एक जो फ्रांस का एनजीओ था जो युद्ध वो काम कर रहा था, एक वाइट हेलमेट्स है वो सीरिया में काम कर रहा है, तो थोड़े वो जो एनजीओ सुर्खियों में रहते हैं वो हमें देख लेने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो भी इनडायरेक्ट आ सकता है, जैसे कि कई बार वो मैच द फॉलोइंग दे देते हैं। मैच द फॉलोइंग में जैसे यूँ आ देगा कि कंपैशन इंटरनेशनल और मैच द फॉलोइंग यहाँ पे कुछ लिख देंगे, वुमन लिख देंगे, तो वुमन से रिलेटेड नहीं है, एक तरह का रिलीजियस एनजीओ है, तो वो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ से निकल सकते हैं। जो रेलवे की है वो फर्स्ट नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी डिक्लेयर करी है सुरेश प्रभु, जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं। नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी यानी सिर्फ किराए से ही नहीं बाकी सोर्सेज से भी रेवेन्यू। तो क्या इस पॉलिसी में बताया गया है? इस पॉलिसी में बताया गया है कि देखिए सुरेश प्रभु कह रहे हैं कि हम रेलवेज को यूज़ करेंगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जैसे कि हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर एटीएम लगा सकते हैं बैंक्स, तो हम जो बैंक्स एटीएम लगाएंगे प्लेटफॉर्म से, हम उनसे किराया वसूलेंगे और एटीएम लगाने का फ़ायदा भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर सिक्योरिटी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वैसे जो बैंक्स होते हैं उनको एटीएम के लिए गार्ड भी हायर करने पड़ते हैं, लेकिन अगर एटीएम्स रेलवे के प्लेटफॉर्म पर लगेंगे तो वहाँ पे तो गार्ड भी हायर करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो फ़ायदा होगा बैंक्स को भी और रेलवेज को भी। एडवर्टाइजमेंट की बात कह रहे हैं कि रेलवे के जो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे मेट्रो में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एडवर्टाइजमेंट्स का, वैसे ही रेलवे को भी इस क्षेत्र में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है ये कहते हैं कि वाईफाई के थ्रू हम जो मूवीज़ हैं या फिर म्यूजिक सेल कर सकते हैं ट्रेन के अंदर में। तो 3-4 चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? ये चीज़ें सॉल्यूशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। भाई रेलवे अगर कुछ ऐसी बात आए कि रेलवे इज सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ द फंड्स, देन वी कैन से दैट यस देयर मस्ट बी द न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू जनरेट द रेवेन्यू। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस वी कैन राइट देयर इन आवर आंसर्स। आगे क्या है? आगे देखिए बात है पॉलिटिकल विल की। इसे भी मेंस के आंसर में इस्तेमाल किया जा सकता है। नोबेल लॉरिएट हैं, इन्होंने बात की, देखिए इंडिया में पॉलिटिकल विल नहीं है R&D प्रोजेक्ट्स के प्रति। यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट है, ये न्यूज़ है। ये कहते हैं देखिए एक प्रोजेक्ट है जैसे कि इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। सबसे पहले तो ये आप ये याद कर लीजिए है कहाँ, ये है तमिलनाडु के अंदर में। और दूसरा देखिए इस प्रोजेक्ट्स को आगे इस प्रोजेक्ट को देखिए दिक्कत आ रही है इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में है, यानी कमजोर इकोलॉजिकल जोन में है। सो काफ़ी रुकावटें आ गई हैं इस प्रोजेक्ट के प्रति। तो इन्होंने कहा कि नोबेल लॉरिएट जो है इन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटिकल विल नहीं है इंडिया में, काफ़ी जल्दी कॉम्प्लेसेंट हम हो जाते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रति हमारी जो है संवेदनहीनता है एक प्रकार से। आगे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है? आगे देखिए हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद में 44% इसमें गिरावट आई थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट कम थी, मैंने दो इसका मिक्स कर दिया। मैंने वहाँ पे बोला था जब कि जो कारों की बिक्री है उसमें 44% की कमी आई है। हाउसिंग जो सेक्टर है इसमें 44% की रेट में गिरावट आई है ज़मीनों के। तो याद रखिएगा, मतलब याद रखने की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन गलती तो फिर भी नहीं होनी चाहिए ना। आगे क्या देखिए, जो रियल सेक्टर है वो काफ़ी एक तरह से रेवेन्यू लॉस इसको हुआ है नोटबंदी के कारण में। वही सेम रीज़न देखिए, ये ज़मीनों के रेट क्यों बढ़ते हैं? एक तरह से ज़मीनों के रेट जब भी बढ़ते हैं वो ब्लैक मनी के कारण बढ़ते हैं। एक तरह से ना बबल क्रिएट हो जाता है, गुब्बारा बन जाता है इससे, और वो बनता किससे? वो ब्लैक मनी के कारण बनता है। आप देख लीजिए जब भी हमारे रजिस्ट्री होती हैं, जब भी कोई लैंड परचेज करते हैं तो रजिस्ट्री होती है उसकी बाकायदा। तो देखिए जो कागजों पे रजिस्ट्री का रेट दिखाया जाता है, ज़मीन का रेट दिखाया जाता है, काफ़ी कम दिखाया जाता है, 10 लाख दिखा दिया, और एक्चुअल जो मार्केट रेट होता है उसका काफ़ी ज़्यादा होता है, 50 लाख हो गया। तो इससे अब देखिए 10 लाख से अगर एक्चुअल रेट है वो 50 लाख, यानी आपने किसी दूसरे बंदे से खरीदी 50 लाख की, रजिस्ट्री करवा रहे हो आप 10 लाख की, तो 50 माइनस में 10 यानी 40 लाख तो आपका ब्लैक मनी ही हुआ ना। यानी सरकार को तो आप दिखा रहे हो 10 लाख की रजिस्ट्री है, और है आपकी एक्चुअली रेट जो है इसका 50 लाख, तो फिर 40 लाख ब्लैक मनी। इस तरह से ब्लैक मनी और इसका लिंक है। और इस वजह से अब देखिए कहने का मतलब ये है, नोटबंदी के बाद में सारा का सारा मतलब बहुत सारा पैसा बैंक्स के पास में आ गया, ऑलमोस्ट पुरानी करेंसी में जो था। तो अब एक तरह से ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में गायब सी हो गई। तो ब्लैक मनी है ही नहीं तो मार्केट रेट भी तो कम हो गया ना। तो मार्केट रेट कम हो गया तो धीरे धीरे ये इसके बराबर तो नहीं आएगा बिल्कुल जो रजिस्ट्री में जितना रेट अंकित है, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल रेट था पहले उससे काफ़ी कम हो गया डिमोनेटाइजेशन के कारण में। और इसी कारण से
हम इसे यूं कह सकते हैं आम आदमी के लिए फ़ायदा है, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूं कहेंगे हमारे लिए लॉस है ये। तो दोनों समझने का नज़रिया है। मान लीजिए आपको अभी कोई चीज़ खरीदनी है प्रॉपर्टी में, आप तो खुश होंगे क्योंकि अब रेट सस्ते हो गए, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी पहले से है वो यूं कहेंगे कि हमारा लॉस हो गया। आगे देखते हैं पीआईबी का। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, ये पीआईबी की न्यूज़ है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये देखिए ये इनेक्ट किया था ताकि जो एनिमल्स हैं उनको जो पेन होता है या फिर सफरिंग है उनसे बचाया जा सके, और ऐसे जो भी लाज हैं जो भी लाज हैं बनाए इनको बचाने के लिए, जो एनिमल्स के ऊपर जो क्रूअल्टी होती है, अत्याचार होता है या फिर दर्द होता है, इनको पेन होता है। तो देखिए इसी जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर ही फिर बाद में गवर्नमेंट ने एनिमल वेलफेयर ऑफ बोर्ड की स्थापना की थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो आप ये याद रखिएगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। कई बार ना यूपीएससी फंसाने वाले क्वेश्चन दे देती है कि जैसे एनिमल वेलफेयर ऑफ बोर्ड इंडिया कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। तो नहीं, आपको याद रखना है ये आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई के अंदर में है। ये इंश्योर करता है कि एनिमल के वेलफेयर के लाज हमारे फॉलो हों हमारे देश के अंदर में, एक तरह से एज ए फेस काम करता है एनिमल्स की सुरक्षा के लिए। 20वीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ई गवर्नेंस पे, विशाखापट्टनम में ख़त्म हो गई कल, यानी पीआईबी की जो न्यूज़ कल की है ना ये। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सिल्वर अवार्ड दिया गया है किस चीज़ में, ई गवर्नेंस में 2016-17 के लिए। किस लिए दिया गया इनको? ई फाइलिंग, यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स को ई फाइलिंग में इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये। एक सेकेंड पानी पी लेते। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखिए ये दिया गया है अवार्ड। एक जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है इनको भी अवार्ड दिया गया है, सिल्वर अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस का सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए। बस यही है और तो कोई खास नहीं। हाँ, एक नीचे इंपॉर्टेंट ये भी है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया सिनेमा, इसकी स्थापना की गई है फिल्म डिवीजन के प्रेमिसेस में मुंबई में। अगर कोई पूछ ले कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो फिल्म डिवीजन प्रेमिसेस इन मुंबई। आगे क्या है? आगे देखिए एक स्कीम है, इस स्कीम का नाम आपको सोचना है, मैं अभी आंसर देता हूँ इसका साथ के साथ ही। इस स्कीम में देखिए 10 करोड़ एलईडी बल्ब्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। मतलब 10 करोड़ सरकार ने जो है एलईडी के बल्ब्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं काफ़ी सस्ते दामों में, सब्सिडाइज रेट पे, बहुत सस्ते दामों में। और इससे हमारी एनर्जी बचेगी, कॉस्ट भी बचेगी, पीक डिमांड में जो है वो बाधा आती है यानी कट लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे। तो एक तरह से ये स्कीम है। सोच लिया कौन सी स्कीम है? देखिए ये स्कीम सरकार ने चलाई है, ये उजाला स्कीम है। ये देखिए, अब कोई पूछे कि कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई थी ये, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो आजकल जो मिश्रण है, रिन्यूएबल एनर्जी, कोल एनर्जी, पावर मिनिस्ट्री, ये सारी जो हैं उसी मिनिस्ट्री ने चलाई थी। तो कुछ डेटा भी है, डेटा तो इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे क्या है? पीआईबी की दोबारा से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, ये सारी जो मिनिस्ट्री है यानी यूथ वाली जो मिनिस्ट्री है, ये क्या करती है, हर साल एक नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाती है। किस डेट पर? स्वामी विवेकानंद की एनिवर्सरी पर, और 12 से 16 जनवरी के बीच में। तो इस बार ये हो रहा है रोहतक में, हरियाणा में, और इसकी थीम जो है वो है यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो क्यों चलाता है? 12 से 16 जनवरी को हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और इस बार हरियाणा में हुआ है, और थीम है वो यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। आज की देखिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, एक तरह का यूएन का प्रोग्राम है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में है। ह्यूमैनिटेरियन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर असिस्टेंट प्रोवाइड करता है बच्चों को और मदर्स को डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में। यूएनडीपी का पार्ट है ये, यूनिसेफ जो है यूएनडीपी का पार्ट है। और देखिए ये जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उन्होंने बनाया था 1946 के अंदर में, और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान में काफ़ी बच्चों का देखिए बच्चों के राइट्स का हनन हुआ था, तो उसके बाद में इसे बनाया गया था यूनिसेफ को। लेकिन बाद में इसका जो जुरिडिक्शन था वो ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इसे एक्सटेंड कर दिया गया, और यूनाइटेड नेशंस का प्रॉपर पार्ट है ये। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आ ही जाता है कभी कभी। न्यूयॉर्क सिटी, और न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी तो सिंपल चीज़ें हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी, ये याद रखिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है इकोसोक। ये देखिए
यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक कहते हैं इसको, तो ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे क्या है, मैपिंग में देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया का मैप डिस्कस कर रहे थे। देखिए पॉलिटिकल कंट्रीज हमने डिस्कस करी थी, तो आज 2-3 हम इसकी जो फिजिकल लोकेशंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो साउथ ईस्ट एशिया उसमें मैकोंग, एक आपको याद है हमने एक मैकोंग गंगा ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस करी थी। गंगा इंडिया में, मैकोंग रिवर यहाँ की, पूरी साउथ ईस्ट रीजन की मैकोंग जो रिवर है, मैकोंग नदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए चाइना से निकलती है, ध्यान से देखिएगा, चाइना से निकलती है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, चाइना से निकलती है। उसके बाद में देखिए चलती आके ये म्यांमार और यहाँ पे देखिए लाओस का बॉर्डर बनाती है, ये जो है लोकेशन यहाँ पे देखिए बॉर्डर बनाती है। फिर आगे चलती है दोबारा से ये थाईलैंड और वियतनाम का भी बॉर्डर बनाती है यहाँ पे। तो पूरे साउथ ईस्ट रीजन को ऑलमोस्ट ये कवर करती है और यहाँ ये गिरती है वियतनाम में ही। तो बस याद रखिएगा बॉर्डर कौन कौन से देश का बनाती है। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, वैसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एक बार देखा हुआ हो तो याद रहेगा। बस एक दिमाग में पिक्चर बना लो आपकी, ये बॉर्डर बनाती है म्यांमार और लाओस का, फिर बाद में बनाती है ये थाईलैंड और वियतनाम का। यहाँ पे देखिए, ठीक है, वियतनाम नहीं, एक सेकेंड, ये नीचे भी, सॉरी ये वियतनाम नहीं, लाओस ही है। यहाँ पे देखिए वियतनाम तो आगे है, यहाँ पे ये लाओस ही है, लाओस चल रहा है आगे, कंबोडिया तो यहाँ है और ये वियतनाम है। तो नीचे भी बॉर्डर बनाती है थाईलैंड के और लाओस के बीच में। नहीं पूछेंगे, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे ये हो जाता है। किसकी भी कौन से, ये तो इंडिया का भी नहीं पूछते कई बार कि हमारी जो डोमेस्टिक रिवर्स हैं वो कौन कौन से स्टेट्स के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। आगे देखिए 3-4 और जो लोकेशन है, देखिए खोराट प्लेट्यू है, ये थाईलैंड के अंदर में है, और यहाँ पे दावना रेंज है, ये भी बॉर्डर पे है, म्यांमार और थाईलैंड का ये बॉर्डर है। और जो डेंगरेक रेंज है वो भी कंबोडिया और थाईलैंड का एक तरह से बॉर्डर है। तो 3-4 बस नाम याद रखिए, और कुछ भी बस इसमें आप याद रखने की जरूरत भी नहीं है, याद भी मत रखिए, बस एक बार देख लीजिए, देखोगे तो बस वहाँ पे याद आ जाएगा ऑप्शन देख के। दावना रेंज है यहाँ पे बॉर्डर पे, म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे, और खुराट प्लेट्यू थाईलैंड के अंदर में है, कंबोडिया और थाईलैंड इनके बॉर्डर पे है डेंगरेक रेंज, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और देखिए एक जो इनकी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है मलक्का डायलेमा की, यहाँ से जो हम बार बार डिस्कस करते हैं मलक्का डायलेमा चाइना का है। देखिए डायलेमा जो है, चाइना के जो शिप्स आते हैं वो यहाँ से पास होके जाते हैं, तो चाइना को डर लगता है कहीं ना कहीं अगर यहाँ से कल को अगर ये जो लोकेशन है वो यूएस के कब्जे में आ गई, या फिर ये जो देश हैं इंडोनेशिया और मलेशिया सिंगापुर जो हैं जहाँ पे ये है, वो हमारे खिलाफ में इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए तेल के जो शिप्स हैं वो नहीं आने देंगे, तो हमारी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए चाइना जो ग्वादार पोर्ट है वहाँ बना रहा है, म्यांमार से दूसरे रास्ते भी सोच रहा है कि कहाँ कहाँ से हम तेल ले सकते हैं मुश्किल की घड़ियों में। तो ये इसको कहते हैं चाइना का मलक्का डायलेमा। बस ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्ट्रेट भी इसको कहते हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए 2 लैंड को बीच में एक सी जोड़ रहा है छोटा सा, बिल्कुल नैरो, तो ये स्ट्रेट हो गया, मलक्का स्ट्रेट इसको कहते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं हम जुलाई के। सबसे पहले देखिए जुलाई के आज इकोनॉमिक्स का दिन है हमारा, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें जुलाई में लॉन्च की गई थी एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। वैसे तो हम इसे स्कीम में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन यहीं डिस्कस कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्कीम ये उस टाइम पे चलाई गई थी। तो इस कौशल विकास योजना में है क्या, देखिए कौशल विकास योजना में 12,000 करोड़, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये मत याद रखिएगा। कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, सबसे पहले तो आप वो याद रखिए, ये चला रही है हमारी MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्स की जो हमारी मिनिस्ट्री है। उसके बाद में देखिए ये हमारे जो इंडियन यूथ है उनको एंकरेज करेगी स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए, और स्किल्स की ट्रेनिंग देगी, एक तरह का उनकी ट्रेनिंग्स को रिकॉग्निशन भी मिलेगी, सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। और मॉनिटरी जो अवार्ड है उसका भी इसमें प्रावधान है, 8,000 रुपये का जो मॉनिटरी अवार्ड है उसका प्रावधान है। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि इंग्लिश वगैरह, और बायोमेट्रिक भी है इसमें, ताकि कोई स्किप ना करे और एक तरह से गलत फ़ायदा ना उठाए जो इसका मॉनिटरी अवार्ड है। जो नेशनल जो NSDC है हमारा, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके अंतर्गत में ये स्कीम चलाई जाएगी, यानी एक पार्टनर है ये। उसके बाद में कैसे मोबिलाइज करेंगे यूथ को, स्किल मेला जो ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे हमारा जॉब फेस्ट लगता है वैसे ही स्किल मेला, उसमें से जो यूथ को मोबिलाइज करेंगे इसमें। तो बस ये 3-4 इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। इसको मेंस में भी इस्तेमाल करना, आप जब भी आता है तो मेंस में आप इस स्कीम को इस्तेमाल किया करो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। इफ समवन आस्क यू व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, देन यू कैन राइट दिस एज ए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
एंड हैज़ टेकन ए नंबर ऑफ अदर स्टेप्स लाइक द स्टैंड अप स्कीम। दोनों में यूज़ कीजिए, प्रीलिम में आए तो साफ साफ क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, मेंस में आए तो भी इनका यूज़ कीजिए स्कीम्स का। आगे देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, वो सोप एंड इस्टेब्लिशमेंट मॉडल एक्ट की तरफ से है। ये देखिए सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए सोप एंड मॉडल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट किस लिए है ये देखिए अभी क्या है, आपको पता होगा कि शहरों में एक तरह का कानून है कि रात को 1-1:30 बजे जितना भी वो पहले टाइम था उसके बाद में कोई दुकान खुली नहीं रह सकती। तो ये 24 घंटे दुकान को खुली रखने के लिए हम चला रहे हैं, ताकि जो 10 से ज़्यादा वर्कर हैं जिस भी एंटरप्राइजेज में या फिर यूनिट में 10 से ज़्यादा वर्कर हैं वो 24 घंटे काम कर सकें। इस तरह का सोप एंड मॉडल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सरकार ने चलाया है। एक तरह से वैसे तो देखिए ये स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन सेंटर ने एक तरह का मॉडल लॉ बना के दे दिया और कहा स्टेट को कि आप भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। 24 घंटे छूट दो कि जिन यूनिट्स की या फिर एंटरप्राइजेस के वर्कर्स 10 से ज़्यादा हैं उनको छूट दो कि वो 24 घंटे अपनी दुकान खुली रख सकें। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। एक तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि रात को भी जो लोग जॉब करेंगे तो उनकी एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ना। और जैसे एक सर्विस सेक्टर है गुड़गांव का, मान लीजिए गुरुग्राम जो है उनका सर्विस सेक्टर, मान लीजिए लोगों को दिन में टाइम नहीं मिलता, वो रात को जाके चीज़ें खरीद सकते हैं, तो बिजनेस भी बढ़ेगा, कॉमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होंगी। और हमारा जो देश है, हम अपने को बड़ी पावर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी रात को शहर सोएगा नहीं, तो एक तरह से सभी चीज़ों में फ़ायदा होगा। लेकिन इसके काफ़ी इश्यूज़ भी हैं, इश्यूज़ जैसे कि वुमेन सिक्योरिटी का, और जो बड़े इश्यूज़ हैं कि अगर एक दो मतलब काफ़ी देखिए जो सिंपल से इश्यूज़ है, वैसे ज़्यादा डीप में जाएंगे तो मेंस का ये बन जाता है क्वेश्चन। और प्रीलिम के हिसाब से तो बस ये 4-5 पॉइंट थे वो इंपॉर्टेंट थे। प्रीलिम में पूछेंगे तो वो सिंपल ये पूछ सकते हैं कि कितने वर्कर्स के लिए है, वो 10 से ज़्यादा के लिए है, ठीक है। और अगला जो है वो देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे देख लीजिए सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट है क्या? इट्स ए स्ट्रेटेजिक एंड कस्टमर ओरिएंटेड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए हमने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम हमारे पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ताकि जो हमारी डेवलपमेंट हो उसमें पोर्ट्स हैं एक अहम भागीदारी निभा सकें। जो ऑलरेडी हमारे 12 पोर्ट्स हैं उनको हम मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उसमें आजकल क्या होता है, टाइम बहुत लगता है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पोर्ट्स के अंदर में, और टर्नओवर जो टाइम है, मान लीजिए कितना टाइम लगता है एक शिपमेंट को क्लियर करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा लगता है। और जबकि सिंगापुर और जो दूसरे ये पोर्ट्स हैं उनमें काफ़ी कम टाइम लगता है। तो हम और एक इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए लास्ट मील कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। जिस प्रकार से देखिए पोर्ट्स तो हमने बना दिए, लेकिन उनका जो मेजर जो हमारे बिजनेस सेंटर्स है उनसे काफ़ी संपर्क काफ़ी कम है, मतलब सड़कें अच्छी नहीं हैं। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो जुलाई में न्यूज़ दी हुई है, हमारे जो 21 पोर्ट्स हैं उनको हम रेल की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ताकि कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि गांव से सामान आए वो रेलवे में आए और रेलवे से सीधा पोर्ट्स में आए और फिर आगे हम उसको एक्सपोर्ट कर दें। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने पे बात है कि लास्ट माइल की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा दें, और कार्गो के जो मूवमेंट है काफ़ी स्मूदन हो सकें, लॉजिस्टिक जो होते हैं वो अच्छे से हम इसे हैंडल कर सकें। इस तरह की जो बातें हैं सागरमाला प्रोजेक्ट में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है तो आप बता देना सागरमाला प्रोजेक्ट का प्री में आए तो पोर्ट्स को हम इसमें मॉडर्नाइज कर रहे हैं। एक इसमें जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट जो जुलाई के इकोनॉमिक के करंट अफेयर में, वो है वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है किसको? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी बस एक बार देख लिया तो बस बहुत हो गया। तो इसमें इंडिया का स्थान कितना है? इंडिया अभी 19 स्थान इंडिया ने तरक्की कर ली और 35वें स्थान पर आ गया। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बस 1-2 सेकंड के लिए देख लो। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है, एक है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ये जारी होता है देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ये क्या देखता है? देखिए ये सब कुछ देखता है कि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी अफोर्डेबल है। तो इंडिया का स्थान इसमें अच्छा खासा है। इंडिया 19वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे है इसमें अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि हमारे काफ़ी सस्ता मिलता है। अब तो देखो रिलायंस जियो फ्री में भी बांट रहा है। वैसे काफ़ी कंपटीशन हमारे जो टेलीकॉम कंपनीज है उसमें रहता है, उसी की वजह से जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा है। और जो पीछे वाला हमने डिस्कस किया था, जो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स की किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस प्रकार से लॉजिस्टिक जुटाए जा सकते हैं इंडिया के अंदर में, जिसमें हमारा स्थान 87वां है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुने हुए हो तो बस ठीक है। तो कल फिर दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।